मैं आसिफ खान आज 25 जुलाई 2023 को अपने खेत पर हूँ। तुप्पा घट नंबर 193, गांव तुप्पा, तालुका नांदेड़, ज़िला नांदेड़ पर बारिश काफ़ी ज़ोरों में हुई। पेरनी वगैरह हो चुकी है यहाँ पर खेत में। सोयाबीन, जवार हाइब्रिड हर बार की तरह पेरा है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा अभी औषध, उसको जो दवाइयाँ हैं वो डालना पड़ रहा है, उसका खर्चा बढ़ चुका है। अगर फसल की सिचुएशन अगर देखें तो ऐसे है, नहीं काफ़ी नज़र आएगा इसमें। ये एक भाग है खेत का, दूसरा भाग उसका हिस्सा खेत का वो रोड के उस साइड में है जहाँ पे सोयाबीन पेरा गया है। यहाँ पर हाइब्रिड जवार वगैरह पेरा गया है। बारिश की वजह से काफ़ी पानी भी हो गया है, हर जगह कीचड़ भी हो गया है। खेती में मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक जो अनसर्टन फैक्टर जो होता है, बारिश का नहीं होना या बारिश का ज़्यादा होना, ये अनसर्टन फैक्टर की वजह से खेती करना मुश्किल होता है, नुकसानात होते हैं। क्योंकि ये जो पेरने के लिए भी देखा जाए तो काफ़ी कॉस्ट है इसमें। बीज लगता है, सीड्स जिसे कहते हैं, उसकी कॉस्ट काफ़ी होती है। साथ में यूरिया भी लगता है और भी बहुत सारे उसमें मेजर खर्चा इसका सीड और यूरिया का होता है। बारिश की वजह से ज़्यादा हो जाए तो ये इसमें जैसे कुछ तो धोके निकल जाता है। जैसे अभी ये गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें ये होता है कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसकी जो सीरीज़ है उसमें गैप आ जाता है। जैसे एक ही आपको दिखेगा कंटिन्यूस सीरीज़ में, जैसे कुछ जगह पे यहाँ दिखेगा कि एक साथ आपको दिखेंगे यहाँ पर जो बीज बोया है उसके जो पौधे हैं वो थोड़े निकल के आए हैं, और फिर उसके बाद में जो गैप दिख रहा है, तो ये गैप जो यूजुअली आ जाता है ये ज़्यादा बारिश की वजह से बीज बह जाता है और इसको भी इसकी वजह से नुकसान होता है फसलों में। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में कहा है, राइटअप्स में मैंने लिखा है कि जो सीड्स और ये यूरिया का अगर ख़र्चा, इस पर अगर सब्सिडी मिले किसानों को तो काफ़ी हद तक उसमें जो लॉसेस का जो प्रमाण है वो कम हो सकता है खेती करने में। अभी जैसे यहाँ खेती कर रहे होंगे तो इसका जो मेजर कॉस्ट जो जाता है वो सीड्स में जाता है। और ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि ये कोई प्रॉफिटेबल बोलकर इसको ये नहीं देखना चाहिए। जैसे मैंने कभी कुछ राइटअप्स में देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं, कोई शेतकरी ने, कोई एग्रीकल्चरिस्ट ने 3 करोड़ रुपए कमाए फसल पर, या किसी ने कुछ 2 करोड़ कमाए किसी ने, तो उस पर कुछ लोगों का ये कहना आ रहा था कि टैक्स लगाना चाहिए एग्रीकल्चर पर भी, एग्री इनकम पर भी। मैं समझता हूँ ये एग्री इनकम पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, उल्टा उसको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। क्योंकि आज के अर्बनाइज्ड लाइफ में, अब जैसे मैं हूँ, अगर अनलेस एंड अनटिल मुझे इंटरेस्ट नहीं है खेती में, और ज़मीन अगर उसको मुझे नहीं डेवलप करने में इंटरेस्ट नहीं है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है, और अनलेस एंड अनटिल उसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से मोटिवेशन नहीं मिलता हो, तो हर कोई अपनी अर्बन लाइफ जीने को पसंद कर रहा है। जिसकी वजह से कोई एग्रीकल्चर लैंड जिसकी होती भी है तो वो बेच के उसको चले जाते हैं, या फिर उसको उसकी प्लॉटिंग कर देते हैं, या कुछ उसका एने कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ इसकी वजह से इम्पैक्ट जो होता है एग्रीकल्चर पे होता है, और एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होने की वजह से
एग्री प्रोड्यूस जो होते हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ओवरऑल एनवायरनमेंट है, इस पर भी काफ़ी भारी असर होता है। ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर एग्री इनकम पर भी टैक्स लगाना शुरू हो जाए तो उसमें जो लोग अभी गिने चुने, जैसे भी हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, एक दौर था जहाँ पर भारत में मैं समझता हूँ 60% 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी थी। आज विपरीत हो चुका है, 60-70% हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी सामने एक इंडस्ट्री दिखेगी आपको, गोडाउन्स आ चुके हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी शुरू हो चुके हैं। तो आज के दौर में 60-70% मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंडेंसी हो चुकी है, और 30-40%, 40-50% सिर्फ एग्रीकल्चर बाकी है, और उसमें भी अनडेवलप्ड है वो। तो ऐसे सिनारियो में अगर उस पर भी एग्रीकल्चर टैक्स अगर लगाया जाता है तो मैं समझता हूँ वो 40-50% का जो आज रेशो है वो घट के और भी कम हो जाएगा। फिर जिसका नतीजा सीधा सीधा ये होगा कि एग्री और एग्री प्रोड्यूस फिर आपको सोने के भाव में मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी देखा गया कि टमाटे के भाव 200 रुपये किलो, 250-300 रुपये जब किलो हो गए तो लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो अगर एग्री कल्चर की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसे मोटिवेट नहीं किया जाएगा उस लोगों को एग्रीकल्चर करने के लिए, तो 300 के जगह आगे ये हो सकता है, ये देखने मिलेगा कि सोने चांदी के भाव में आपको टमाटे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खरीदने को मिलेगा। लिहाजा एक तो एग्री टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, उसके अलावा एग्रीकल्चर करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए सरकार की तरफ से, सब्सिडीज़ होना चाहिए, तभी जाकर के जो एग्रीकल्चर है वो मैं समझता हूँ डेवलप होगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात काय सुरू आहे, कुठे आहे तुझे वडील? शेतात तिकडे गेले ना, सर बोलणं झालं होतं आताच। काय शाळेला चालला की नाही तू? हा आहे का आज सुट्टी आहे काय? जाऊन आला? 11वी मध्ये आहे का? मग अभ्यास वगैरे करत आहे की नाही? अभ्यास पण करायचा आणि शेती पण शिकायची आहे। शेतीमध्ये पण खूप हे आहे। तुझे वडील बघ किती दिवसापासून आमच्यासोबत हे शेती करत आहे ते आमच्या शेतात। तो ये देखने में आता है कि बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारा गड़ी है जो काम करने वाला, उसका बच्चा है ये, और उसके पिताजी गए हुए हैं बाहर, तो वो भैंस चला रहा है यहाँ पर। बच्चे यहाँ पर गांव में ये देखने में आता है कि कुछ पढ़ते हैं फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं और खेती करते हैं। या अभी मैंने जैसे बहुत सारे इसमें देखने में आया, बहुत सारे बच्चे गांव के लोग या तो ड्राइवर बन रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से भी खेती करने वाले, जैसे अभी मेरी ज़मीन है और मुझे कुछ काम के लिए लोग चाहिए, तो वो काम के लिए लोग मिलना मुश्किल हो रहा है। या नहीं तो फिर शहर जाकर के, पूना मुंबई जाके मॉल्स में काम करने में लगे हुए हैं बहुत सारे गांव के लोग। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से काफ़ी खेते बंजर पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़मीनें बंजर हैं। और इसी की वजह से जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे गांव के लोगों को कि वो खेती करें। इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।